सो तो अब क्या देख रहे हैं हम, बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। 1 मिनट। बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन देख रहे हैं अभी हम। ओके, सो मैंने इधर मार्कर रख दिया था। सो बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अभी अपने को पता होना चाहिए कि बफर के अंदर आइसोटोनिसिटी क्या होता है, हाइपरटोनिसिटी और हाइपोटोनिसिटी क्या होता है। ओके, बफर के अंदर ये सारी चीजें क्या होती है। अगर हम देखेंगे डायग्राम के जरिए से तो मान लो एक डायग्राम है, ओके, जिसके अंदर एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को परमिट कर रहा है। ओके, मतलब कैसे है, फॉर एग्जांपल आप मान लो कि ये सॉल्यूशन ए है। ओके, ये सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन ए है और ये सॉल्यूशन बी है। सॉल्यूशन बी के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है, सॉल्यूशन बी के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है वो ज्यादा है। ओके, और सॉल्यूशन ए के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जो दिखाई दे रहा है वो कम है। सॉल्यूशन ए के अंदर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है और सॉल्यूशन बी के अंदर सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। मतलब इधर सोल्यूट अगर कम है तो सॉल्वेंट ज्यादा है, अगर इधर सोल्यूट ज्यादा है तो सॉल्वेंट कम है, वाइस वर्सा। ओके, सो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं इजीली। अब हमको देखना है आइसोटोनिक से पहले ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो जब ये जो पार्टिकल्स हैं और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं तो हमेशा क्या होता है, जिधर सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, ओके, उधर से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम कॉन्सेंट्रेशन तरफ मूव होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जिसको हम बोलते हैं। तो मान लो अभी इस तरह सॉल्यूट कितना है, कम है। फॉर एग्जांपल सॉल्यूट इधर है 60%, सॉल्यूट कितना है इधर, मान लो 60% है। ये इधर सॉल्यूशन ए में सॉल्यूट 60% है और सॉल्यूशन बी में सॉल्यूट 80% है, ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं। ओके, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सॉल्यूट 60% अगर सॉल्यूशन ए में है और सॉल्यूट 80% अगर बी में है तो सॉल्वेंट इधर ज्यादा है और सॉल्वेंट इधर कम है। तो सॉल्वेंट हमेशा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से लेके कम कॉन्सेंट्रेशन तरफ। तो ये जो सॉल्वेंट्स के मॉलिक्यूल रहेंगे ये इधर मूव करेंगे, इसको बोलते हैं नेट मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, नेट मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, मूवमेंट। ओके, नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहा जाता है। ओके, यहां पर सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही मूवमेंट कर सकते हैं, सॉल्यूट नहीं। ओके, सो जो मेम्ब्रेन सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को परमिशन दे रहा है इधर जाने की, मतलब वो कैसा है, सेमी है, मींस सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही परमिट कर रहा है मूवमेंट के लिए, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को नहीं कर रहा है, इसलिए उसको सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और जो मूवमेंट करते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ओके, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज अ ऑस्मोसिस, समझ गया। द मॉलिक्यूल्स ऑस्मोसिस के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम हायर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ ऑस्मोसिस। ओके, ऑस्मोसिस। और अब ऑस्मोटिक प्रेशर देखो, अब क्या किया, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन था सॉल्वेंट का तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन तरफ सॉल्वेंट्स के उसने मूव किया। मतलब फॉर एग्जांपल यहां से थोड़े अमाउंट में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर चले गए, किधर गए, सॉल्यूशन बी के अंदर। ओके, तो सॉल्यूशन बी के अंदर जाने के बाद यहां पर एक प्रेशर जनरेट हुआ जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर यहां पर जनरेट हुआ क्योंकि इधर मॉलिक्यूल्स इधर ट्रांसफर हो गए सॉल्यूशन बी के अंदर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब एक ऐसा मिनिमम प्रेशर जो आपने अप्लाई किया सॉल्यूशन पे, एक ऐसा मिनिमम प्रेशर जो आपने अप्लाई किया सॉल्यूशन पे। ओके, सॉल्यूशन पे आपने जो मिनिमम प्रेशर अप्लाई किया, ओके, टू प्रिवेंट द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ दिस सॉल्वेंट, आपको आउटवर्ड मूवमेंट कराना था, इनवर्ड नहीं। ओके, सो आपने प्रिवेंट किया इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू help the outward and to prevent the inward movement of the molecule is known as osmotic pressure. So osmotic pressure we can see is the minimum pressure which is applied to the solvent molecules to prevent the inward movement, to prevent the
inward movement of the solvent molecules across the semi permeable membrane is known as a osmotic pressure. Okay, is known as a osmotic pressure. So we have seen here what is meant by osmosis and what is osmotic pressure. Okay, अब आपको बोलता हूं आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक क्या होता है ये देखेंगे। देखो आइसोटोनिक का मीनिंग क्या होता है ये देखेंगे। आइसो मीन्स सेम, ओके, टोनिक मतलब कॉन्सेंट्रेशन में, ओके, सेम कॉन्सेंट्रेशन जिसका होता है उसको आइसोटोनिक बोलते हैं। मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जिसके अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे ध्यान रखो सॉल्यूट से रिलेशन है अपना, सॉल्वेंट से नहीं है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, ओके। ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन दो भी फेज के अंदर सेम होता है उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और जब सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन दोनों भी फेज के अंदर सेम रहेगा तो वहां पर नेट मूवमेंट ऑफ दी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होगा ही नहीं, क्योंकि आइदर फेज हैविंग द सेम कॉन्सेंट्रेशंस, ओके। सो देयर विल बी अ नेवर नेट मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स will not happen in the, okay, so isotonic solutions। तो वहां पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वाला कंसेप्ट भी नहीं अप्लाई होगा और नेट मूवमेंट भी मॉलिक्यूल्स का होगा नहीं, क्योंकि सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन दोनों फेज के अंदर सेम है, ओके। ये फॉर एग्जांपल अगर आप लेंगे 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl, ओके, तो ये क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है जो माइमिक करता है फिजियोलॉजिक पीएच हमारा जो बॉडी का होता है, ओके। तो उससे ये माइमिक करता है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज द आइसोटोनिक, ओके। एंड हेंस आइसोटोनिक होने की वजह से हमेशा आपको NaCl के सलाइंस लगाते हैं, स्टार्टिंग में कुछ भी हो जाए NaCl देना है, ओके। मतलब आपका जो पीएच है बॉडी का, ओके, तो उसको पहले माइमिक करने की कोशिश करते हैं, ओके, आइसोटोनिक सॉल्यूशन देकर। अगर आप देखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बाद में हाइपोटोनिक क्या होता है, तो हाइपो मतलब कम सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, क्या हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक मतलब कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का कम, ओके। हाइपो, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक मतलब सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, ओके, सॉल्यूट का कम होगा और सॉल्वेंट का ज्यादा होगा। तो फॉर एग्जांपल हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन रहते हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है सॉल्यूट का 0.45%, वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड इज द एग्जांपल ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जनरली कम होता है, इसको बोलते हैं अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अब देखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक के अंदर जनरली सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, हाइपर के अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, ओके, ज्यादा रहेगा, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर लेंगे तो 0.05 के बाद में 3% अगर वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड लेंगे तो वो हाइपरटोनिक कहलाता है, ओके। अब देखो क्या होता है जनरली, अगर आपका सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, आइसोटोनिक है, तो उसके अंदर हमारे सेल्स अगर हमने डीप किए तो उसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा वो देखेंगे हम, ओके। अब आइसोटोनिक जो है, आइसोटोनिक के अंदर अगर हमने एक आरबीसी डाला, अब ये एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर हम सेल को ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये सॉल्यूशन है, ओके, इसके अंदर हमने एक सेल ऐड किया, एक सेल ऐड किया, इसका नाम आरबीसी है, क्या है आरबीसी, समझ लो, ओके। तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब आरबीसी का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ओके, वो क्या करेगा, सॉल्वेंट को लेगा भी नहीं और देगा भी नहीं, ओके, सेम ही रहेगा इन केस ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ओके, इफ here will be the hypotonic solution, okay, and in that hypotonic solution if we will deep one cell, human cell like RBCs, if we will deep in the hypotonic solution, cell swelling will be occur। how cell swelling होगा यहाँ पे, कैसे सेल स्वेलिंग कैसे हो रहा है यहाँ पे देखो, हाइपोटोनिक मतलब क्या, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, सॉल्वेंट का ज्यादा है, तो सॉल्वेंट का ज्यादा रहने से सॉल्वेंट इनसाइड द सेल आएगा और यहाँ पे सेल स्वेल होगा, ओके। दिस इज द केस फॉर हाइपोटोनिक। एंड हाइपरटोनिक के अंदर सेल श्रिंक होगा, मतलब क्या होगा, हाइपरटोनिक के अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है और सॉल्वेंट का कम होता है,
तो आपका आरबीसी का जो सॉल्वेंट है वो आउटवर्ड दी सेल आएगा, इसलिए वहां पे सेल श्रिंकेज होगा हाइपोटोनिक के अंदर, हाइपोटोनिक के अंदर सेल स्वेल हो रहा है। ओके, सो दिस इज जनरली वी हैव कवर्ड दी बफर रिलेटेड ऑल दी पॉइंट्स एंड एप्लीकेशन। अगर हम देखेंगे इसके अंदर कि बफर के जनरली एप्लीकेशन क्या है, ओके, तो फॉर एग्जांपल आपका जो बफर है वो ज्यादातर ड्रग की स्टेबिलिटी के लिए यूज होता है। क्या होता है? ड्रग की स्टेबिलिटी के लिए ज्यादातर यूज होता है। फॉर एग्जांपल फॉर्मुलेशंस जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, फॉर्मुलेशंस जो होते हैं, अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बफर, एप्लीकेशन ऑफ बफर। ओके, so first point will be in the application related to the stability, okay, related to the stability। अब मैं बोलूंगा to ensure the stability of drug component, to ensure the stability of drug component, stability of drug component, this is the very most important application of the buffer in the pharmaceutical industry। For example, we have drugs, we have formulations, okay, after the pre-formulation study, if we will want to make our drug stable at a particular pH, so we should use buffer। okay, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ड्रग या कंपोनेंट या हमारा कोई भी फॉर्मुलेशन है वो पर्टिकुलर पीएच पे स्टेबल रहे, तो हम बफर का वहां पे यूज करते हैं ताकि वो डिग्रेड ना हो और उसका पीएच चेंज ना हो। ओके, इसलिए हम बफर उसमें यूज करते हैं। ओके, सो ये हो गया टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग कंपोनेंट। उसके बाद में ओके सेकंड आएगा टू इंप्रूव द प्यूरिटी ऑफ स्पेसिफिक कंपोनेंट, टू इंप्रूव द प्यूरिटी of specific component, to improve the purity of specific component, for example आप जब वैलिडेशन में स्पेसिफिसिटी करते हैं ना, तो वो उधर का पॉइंट है ये, तो वहां पर आपको अगर स्पेसिफिक कंपोनेंट की प्यूरिटी बनाना है, मतलब स्पेसिफिसिटी करना है, यानी कि एक स्पेसिफिक कंपोनेंट है, एक डोसेज फॉर्म के अंदर पैरासीटामोल के साथ में उसके एक्सिपिएंट भी है, तो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक आपका कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल उसके अंदर पैरासीटामोल के साथ में कोई भी एक आधा आपने एक्सिपिएंट ऐड किया है, ओके, तो स्टार्च है फॉर एग्जांपल, तो उसका प्यूरिटी बनाना है आपको, तो एक पर्टिकुलर पीएच पे ही उसको लाकर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा ताकि वो पर्टिकुलर पीएच पे पर्टिकुलर रिटेंशन टाइम पे वो रिटेन होगा और उसका स्पेसिफिक रिस्पांस आपको मिलेगा। सो दिस इज द सेकंड। एंड थर्ड क्या होगा? एप्लीकेशन इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग। ये तो देख लिया हमने। ओके, फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटी अगर देखेंगे हम, टू इंश्योर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, टू इंश्योर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ओके, बायोलॉजिकल एक्टिविटी इंश्योर करने के लिए जनरली बफर का यूज होता है। कैसे? ओके, सर्टेन इंग्रेडिएंट्स कैन ओनली मेंटेन देयर इफेक्टिविटी एट अ सर्टेन पीएच। कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जिसकी इफेक्टिविटी जो होती है वो सर्टेन पीएच पर ही होती है। ओके, तो इसलिए बायोलॉजिकल एक्टिविटी इंश्योर करने के लिए भी हम पीएच को यूज कर सकते हैं। ये हो गया थर्ड। ओके, टू इंश्योर दी to enable the drugs to be used in the human body, enabling drugs, okay, to be used in human body, इसलिए हम बफर का यूज कर सकते हैं। मतलब इंजेक्शन, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस, ओके, ये जितने भी प्रिपरेशंस है, आई ड्रॉप्स, ये हमारे क्या करते हैं? माइमिक करते हैं फिजियोलॉजिक कंडीशंस। सो वहां पर हम बफर यूज कर सकते हैं माइमिक करने के लिए पीएच फिजियोलॉजिकल वाला। सो वी कैन इनेबल द ड्रग टू यूज इन द ह्यूमन बॉडी फॉर द बफर एप्लीकेशन। ओके, ये फोर्थ पॉइंट है। और एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट भी आप यूज कर सकते हैं, एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट मींस एपीआई। ओके, मतलब गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर ड्रग्स अगर देखेंगे आप, तो वो आपका क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं acidity of the stomach. So these are the gastric acid inhibitor which reduce the acidity of stomach. Okay, you can say कि वो हम उसके अंदर बफर यूज करते हैं। ओके, तो ये हो गया इसका एप्लीकेशन। सो वी हैव कवर्ड दी ऑल दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू दी बफर वाला कंसेप्ट। ओके, और
Thank you so much for watching, and please I can say subscribe and share with your friends also. Okay, thank you.